बेटा देखो तो तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, जाकर उन्हें डॉक्टर के पास दिखा लाओ। उनके हाथ पैर सुन्न हो रहे हैं, शरीर भी ढीला सा लग रहा है। लीला जी ने अपने बड़े बेटे पवन से कहा। पवन, जो अपने ऑफिस के काम में लगा हुआ था, अपनी माँ की बात को सुनकर भी अनसुना कर रहा था। थोड़ी देर तक लीला जी आशा भरी निगाहों से उसकी ओर देखती रही, परंतु उसने कोई जवाब नहीं दिया। बेटा पवन, लीला जी उसे दोबारा कहने ही लगी थी कि इतने में उसकी पत्नी मधु बाहर आई, जो केवल नाम की मधु है परंतु मुंह की बहुत खारी है। खींचते हुए बोली, अरे माँ जी, आप देख तो रही हैं कि ये अपने ऑफिस का काम करने में व्यस्त हैं, फिर भी आप उन्हें परेशान करे जा रही हैं। आपकी तो दिन भर की फरियाद ही खत्म नहीं होती। अब ये ऑफिस का काम करें या आप दोनों की सेवा में लगे रहें। अपनी बड़ी बहू मधु से कड़वाहट भरी बातें सुनकर लीला जी ने अपने छोटे बेटे का दरवाजा खटखटाया। तभी छोटी बहू ऋतु बाहर आई। क्या बात है माँ जी, क्यों दरवाजा पीट रही हैं? एक रविवार का दिन मिलता है आराम करने को, उस दिन भी चैन से सोने नहीं देती हैं आप। तुम्हारी बात ठीक है बहू, अगर जरूरी बात नहीं होती तो तुम्हें बिल्कुल नहीं उठाती। तुम्हारे बाबूजी की तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन माँ जी, आप बड़े भैया को भी तो कह सकती हैं ना। पिछली बार भी यही लेकर गए थे बाबूजी को हॉस्पिटल। डॉक्टर की फीस कितनी महंगी है और ऊपर से 10 तरह के टेस्ट बता देता है। उसके बाद दवाई खरीदो वो अलग। हमारे पास क्या पैसों का पेड़ उगा है? ऐसा कहकर छोटी बहू ने दरवाजा फिर से बंद कर दिया। अपने बेटों के हिस्से का जवाब दोनों बहुओं से पाकर लीला जी बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रही थी। उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं। अपनी आंखों के आंसू अपने पल्ले से पोंछते हुए वो वापस अपने कमरे में चली गईं, जहां उनके पति जगदीश जी आस भरी नजरों से उनकी ओर देख रहे थे। अपनी वेदना को छिपाते हुए चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए लीला जी बोली, वो पूरा हफ्ता काम करते करते बच्चे थक जाते हैं ना, इसलिए मैंने उनसे कहा ही नहीं। मैं ही आपको अस्पताल लिए चलती हूँ। अरे लीला, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारा झूठ पकड़ लेता हूँ। क्या मुझे नहीं मालूम कि तुम्हारे दोनों नालायक बेटों ने तुम्हें क्या जवाब दिया होगा? अरे आप भी कैसी बातें लेकर बैठ गए? चिंता करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं हूं ना आपके साथ। ऐसा कहते हुए जैसे तैसे अपने पति को संभाल कर लीला जी उन्हें पास के अस्पताल में ले गईं। लेकिन डॉक्टर ने किसी गंभीर बीमारी का अंदेशा बताते हुए उन्हें दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए कहा। मन महसूस कर लीला जी और जगदीश जी घर लौट आए। रात के समय जगदीश जी तो सो गए, लेकिन लीला जी की आंखों से नींद गायब थी। सोचने लगी कि इस उम्र में जब शरीर साथ नहीं देता है तो बच्चे भी कैसे दूर हो जाते हैं। अपने बूढ़े माँ बाप की जरा भी परवाह नहीं है। माँ बाप तो जैसे उनकी दुनिया में अब आते ही नहीं। जब अपनी सारी बचत को अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई और उनका कैरियर बनाने में लगा दिया था तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसी नौबत भी आएगी कि दोनों बच्चे उन्हें पाई पाई को मोहताज कर देंगे। जिस इंसान ने अपनी सारी उम्र की कमाई हुई दौलत अपने बच्चों के नाम पर कर दी, उस इंसान के इलाज के लिए आज उनके पास पैसे नहीं है। जब बेटों को ही चिंता नहीं है तो बहुओं से क्या उम्मीद करूं? पति को बड़े अस्पताल में दिखाने के लिए पैसा कहां से आएगा? ये सोच सोच कर लीला जी का दिल बैठा जा रहा था। आधी रात हो चली थी, तभी उन्हें महसूस हुआ कि उनके पति जाग रहे हैं। लीला जी ने उनकी ओर देखा तो वे अपनी छाती पकड़कर छटपटा रहे थे। उनकी आंखें आश्चर्यजनक रूप से खुली हुई थीं। लीला जी ने तुरंत अपने दोनों बेटों के कमरे के दरवाजे को खटखटाया और जोर जोर से उन्हें पुकारा। देखो ना बेटा, जल्दी आओ, देखो तो तुम्हारे बाबूजी को क्या हो गया है। लीला जी की आवाज सुनकर दोनों बेटे और बहुएं बाहर आए, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, जगदीश जी अपनी पत्नी लीला का साथ छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। लीला जी की तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई।
लेकिन आने वाले समय में उन्हें और क्या क्या देखना पड़ेगा, इसकी तो उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। जगदीश जी की 13वीं के बाद से ही दोनों भाइयों में झगड़ा होने लगा और झगड़ा इतना बढ़ गया कि मकान के बंटवारे की भी नौबत आ गई। लेकिन इसमें सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मकान में केवल 4 कमरे थे। दोनों बहुओं ने अपने लिए 2-2 कमरे सुनिश्चित कर लिए और लीला जी का सामान एक छोटे से स्टोर रूम में शिफ्ट कर दिया गया। दलील ये दी गई कि अब पिताजी तो है नहीं, तो केवल माँ जी को इतने बड़े कमरे की क्या जरूरत है, उनका गुजारा तो स्टोर रूम में भी हो जाएगा। इधर लीला जी ये सोच सोच कर हैरान थी कि कैसे उनके पति के जाते ही उनकी जिंदगी को हाशिए पर रख दिया गया है। लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि ये तो बस एक शुरुआत मात्र थी। लीला जी के अपने रसोई पर से अधिकार समाप्त हो चुका था, क्योंकि बहुओं ने अपनी रसोई अलग अलग कर ली थी। लीला जी का खाना भी बहुओं के रहमो करम पर ही रह गया था। दोनों बहुओं की रसोई में उनका जाना प्रतिबंधित था। दोनों के ऊपर माँ जी के खाने का बराबर भार पड़े, इस बात को ध्यान में रखते हुए उन दोनों ने लीला जी के 3 वक्त के खाने को 2 वक्त में बदल दिया था। सुबह की चाय और नाश्ता छोटी बहू दिया करती थी और शाम की चाय और रात का खाना बड़ी बहू के यहाँ से दिया जाता था। बेचारी लीला जी जैसे तैसे मन मारकर दिन गुजारने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और लीला जी पहले से और भी अधिक बूढ़ी तथा और भी अधिक लाचार हो गईं। लेकिन इतने बुढ़ापे के बावजूद वो रोज नियम से मंदिर जाया करती थीं। आज जब लीला जी मंदिर से लौटकर घर वापस आईं, तो अपने पति की तस्वीर के सामने बैठकर उनकी यादों में गुम हो गईं। रह रहकर उनकी आंखों से आंसू टपकने लगते। तभी उनकी छोटी बहू रितु बाहर आई। ये लीजिए, खाना रखा हुआ है, खा लीजिए। एक थाली में 2 छोटी छोटी सूखी सी रोटी और पतली पानी जैसी दाल लीला जी के सामने रखकर तेजी से वापस चली गईं। बहू के कल के व्यवहार के कारण उनकी भूख तो पहले ही मर गई थी, परंतु फिर भी लीला जी ने एक बार खाने की ओर निगाह उठाकर देखा तो जो बची खुची भूख थी वो भी मर गई। अभी कल की ही बात थी कि लीला जी को छोटी बहू की रसोई में से बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। वो समझ गई थी कि देसी घी से सूजी का हलवा बनाया जा रहा है, जो कि उन्हें बेहद पसंद हुआ करता था, लेकिन संकोच के कारण मांग नहीं पा रही थी। परंतु बुढ़ापे में बच्चा और बूढ़ा एक समान हो जाते हैं, इसलिए जैसे ही रितु उनके लिए चाय लेकर आई, उन्होंने शर्म छोड़कर आखिरकार बहू से पूछ ही लिया, बहू, सूजी का हलवा बनाया है क्या? अगर बच्चा हो तो थोड़ा मुझे भी दे दो। बस इतना कहने की देर थी कि रितु ने जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। हे भगवान, दिन भर केवल इसी चीज पर ध्यान है कि रसोई में क्या क्या बन रहा है। सारा दिन खुशबू ही सूंघती रहती हो क्या? बुढ़ापा आ गया है तो राम के नाम में ध्यान लगाओ। बच्चों के लिए थोड़ा सा हलवा बनाया था, लेकिन इन्हें पहले ही खुशबू पहुंच गई। क्या समय आ गया है, दादी होते हुए भी अपने पोते पोती के खाने पर बराबर नजर बनाए रखती हैं। बहू की बात सुनकर लीला जी बिल्कुल स्तब्ध रह गईं। थोड़ी देर बाद बहू रसोई घर में जाकर थोड़ा सा हलवा एक प्लेट में डालकर ले आई और लीला जी के सामने पटकते हुए बोली, लो खा लो हलवा। हम लोग खाएं या ना खाएं, लेकिन इनके पेट में हलवा जरूर जाना चाहिए। जब देखो तब कुछ न कुछ खाने को चाहिए। न जाने पेट है या कुआं जो कभी भरता ही नहीं है। ये सुनकर लीला जी का तो मानो कलीजा ही फट गया हो। सचमुच आज तो अपमान की हद हो गई थी। बहू के मुंह से इतनी जली कटी सुनने के बाद उसके द्वारा बोला गया एक एक शब्द सोच सोच कर उनके मन में तीर चुभने जैसा एहसास हो रहा था। अब तो वो सूजी का हलवा भी उन्हें जहर समान दिखाई दे रहा था। हलवा सामने रखा था, लेकिन लीला जी ने अब उस हलवे को छुआ तक नहीं। छोटी तो छोटी, अक्सर बड़ी बहू भी लीला जी को ऐसे ही ताने सुनाती रहती थी। अक्सर उन्हें खाना देर से दिया जाता था, इसीलिए वो भूखी रह जाया करती थी।
एक दिन जब उनसे भूख बर्दाश्त नहीं हुई तो उन्होंने घर के मंदिर में रखा प्रसाद खा लिया और उन्हें ऐसा करते देख उनकी बड़ी बहू मधु ने शोर मचा दिया। शर्म आनी चाहिए आपको माँ जी, आप तो भगवान के लिए रखा प्रसाद ही चोरी करके खा रही हैं और भी न जाने दिन भर क्या क्या खा जाती होंगी। अगर मैं न देखती तो हमें आपकी इन हरकतों का पता ही नहीं लगता। इतना अपमानित होने के बाद लीला जी फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था आखिर जाएं तो जाएं कहाँ, क्योंकि रहना तो बेटे और बहुओं के साथ ही था। बहुएं उन्हें रसोई में नहीं जाने देती थीं, लेकिन बाहर के सारे काम करवाती थीं। झाड़ू पोंछा, बर्तन साफ करना, सब्जियां काटना, कपड़े सुखाना आदि इत्यादि। इस उम्र में इन सब कार्यों को करते करते लीला जी बेहद थक जाती थीं। फिर भी उन्हें प्यार से दो बोल भी नसीब नहीं होते थे। आए दिन दोनों बहुएं उन्हें अपने तानों का शिकार बनाती रहती थीं। लीला जी सोचने को मजबूर हो जाती, हे भगवान, इतनी खराब किस्मत केवल मुझे ही मिलनी थी। बेटों को तो अब जैसे मुझसे कोई मतलब ही नहीं रहा। कई कई दिन तक मेरे कमरे में झांकते तक नहीं हैं। सुबह उठकर नौकरी पर निकल जाते हैं और रात को देर से आते हैं। दोनों में से एक भी मेरा हालचाल पूछना तक जरूरी नहीं समझता है। शायद बुढ़ापे में ये सब भी देखना था। बचपन में जिस माँ से थोड़ी देर के लिए भी दूरी ये दोनों बेटे बर्दाश्त नहीं करते थे, माँ के साथ कौन सोएगा इस बात पर रोज झगड़ते थे। अपने प्रति अपने बच्चों का इतना प्यार देखकर मैं कभी फूली नहीं समाती थी, और आज ये हाल है कि अपनी उसी माँ से हाल चाल जानना तो दूर, उसे वो आज नजर उठाकर देखना भी जरूरी नहीं समझते। लीला जी की हालत घर में पड़े पुराने सामान की तरह थी, जिसकी कोई कदर नहीं थी। एक दिन लीला जी जब मंदिर गईं, तो भगवान की मूर्ति के आगे फूट फूट कर रोने लगी और भगवान के सामने प्रार्थना करने लगी, हे भगवान, मेरी बहुओं को सद्बुद्धि देना। उसी दिन संयोग से लीला जी की बचपन की सहेली मिथिला देवी भी इस मंदिर में आई हुई थी। लीला जी को देखते ही वो उन्हें पहचान गई, लेकिन उन्हें रोते देखकर उनकी सहेली के दिल को बहुत ठेस लगी। जब लीला जी प्रार्थना करके मंदिर की सीढ़ियों से उतरने लगी तो मिथिला देवी ने उन्हें आवाज लगाई, अरे लीला, पहचाना नहीं मुझे? हाँ, अब कैसे पहचानोगी? बुढ़ापे के कारण चेहरे पर झुर्रियां भी तो इतनी आ गई हैं कि चेहरा पहले जैसा रहा ही नहीं। लीला जी अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट बिखेरते हुए बोली, अरे नहीं, तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ मिथिला। भले ही इतने दिनों बाद मिली हो, लेकिन बचपन की यादें अभी भी ताजा हैं। लेकिन तुम तो विदेश चली गई थी ना अपने बेटों के साथ, वापस कब आई? फिर उनकी सहेली मिथिला ने कहा, बस लीला, क्या बताऊं, अपने पति की मृत्यु के बाद मैं अपने बेटे की जिद करने पर उसके साथ विदेश चली तो गई थी, लेकिन विदेश में वो अपनापन कहाँ। बेगानी धरती पर रहना मुझे तो रास न आया, इसलिए 15 दिन पहले ही मैं तो यहाँ अपने घर वापस लौट आई। अकेली रहती हूँ, इसलिए थोड़ी देर मन की शांति के लिए मंदिर आ जाती हूँ। वैसे लीला, एक बात बोलूं, तुमसे मिलकर आज अच्छा तो बहुत लगा, लेकिन तुम्हें उदास देखकर दिल को दुख भी बहुत हुआ। आखिर बात क्या है? मिथिला ने पूछा तो लीला जी के दिल की गहराइयों में छिपी पीड़ा और दर्द उनके आंसुओं के जरिए बाहर आ गए। बहुत दिनों बाद किसी अपने से मिलकर लीला जी अपने दर्द को छिपा न सकी। वो अपनी सहेली से गले मिलकर बहुत देर तक रोती रहीं और उन्हें अपने दुखी जीवन का सारा विवरण बता डाला। लीला जी की सारी बातें उनकी सहेली मिथिला देवी ने बड़े ध्यान से सुनी और फिर कुछ सोच में पड़ गईं। थोड़ी देर रुककर वो बोली, हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर होता है। इस पर लीला जी आश्चर्य से उन्हें देखने लगी और उनकी प्रश्नवाचक निगाह देखकर मिथिला जी उनके कंधे पर हाथ रखकर बोली, मैं ठीक कह रही हूँ, इस समस्या का हल है मेरे पास। मिथिला देवी ने अपनी सहेली के कान में अपना आइडिया बताया और फिर बोली, जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली को टेढ़ा करने में कोई हर्ज नहीं होता। अपनी सहेली का आइडिया सुनकर लीला जी के चेहरे पर चमक आ गई।
लेकिन फिर थोड़ी ही देर में उदास चेहरा लिए बोली, लेकिन ये संभव नहीं है। तुम जानती नहीं हो मेरी बहुओं को। मुझे डर है कि कहीं लेने के देने ना पड़ जाएं। मैं जिस हालत में हूँ अब उसी को अपनी नियति मानकर मैंने स्वीकार कर लिया है। फिर मिथिला जी उन्हें हिम्मत देते हुए बोली, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती लीला। मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मिथिला जी ने उन्हें हिम्मत देते हुए कहा, हम कल ही अपने इस योजना को अंजाम देंगे। अपनी सहेली की बातें सुनकर लीला जी के मन में थोड़ी सी आस जगी, लेकिन पूरे दिन उनके दिमाग में लगातार विचार चलते रहे। उत्सुकता और डर के मिले जुले भाव थे उनके चेहरे पर। अगले दिन सुबह जब लीला जी के दोनों बेटे अपनी अपनी नौकरी पर चले गए, तब उनके दरवाजे पर घंटी बजी। दरवाजे पर कौन है देखने के लिए लीला जी की बड़ी बहू गई। देखा तो एक बूढ़ी औरत जिसके हाथ में एक संदूक था गेट के बाहर खड़ी थी। जी, किससे मिलना है आपको? अरे बहुरिया, मैं तुम्हारी सास की मौसेरी बहन हूँ, यानी कि तुम्हारी मौसी सास। तुमने नहीं पहचाना मुझे, पर मैं तो तुम्हें पहचान गई हूँ। तुम लीला की बहू हो ना? उसी समय लीला जी भी बाहर आ गईं और उनकी सहेली उनके साथ मौसेरी बहन बनकर ऐसे मिली जैसे कई वर्षों से बिछड़ी हुई बहनें मिली हों। लीला जी उन्हें लेकर अंदर आई और उन्हें अपनी दोनों बहुओं से अपनी बहन कहकर मिलवाया। लीला जी ने मिथिला देवी से पूछा, अरे मिथिला, तुम यहाँ इस देश में कब लौटी? अरे मैं तो विदेश से कुछ समय पहले ही आई हूँ। एक तुम ही तो हो मेरी बहन, जिससे मैं इतने समय से मिल भी नहीं पाई। तुम ही से मिलने आई हूँ। जीजा जी के गुजरने के बाद मैं अफसोस जताने भी ना आ पाई, तो अब सोचा कि अपनी प्यारी बहन लीला से मिलकर आ जाऊं। दोनों बहुएं बड़ी हैरानी से अपनी मौसेरी सास को देख रही थीं, क्योंकि उन्होंने आज तक कभी उन्हें देखा नहीं था। तभी लीला जी बोली, अरे बहुरिया, अपनी मौसी सास के लिए कुछ चाय पानी तो ले आओ। लीला जी के इतने कहने पर दोनों बहुएं गुस्से भरी निगाह से उन्हें देखने लगी, लेकिन दोनों में से किसी ने भी उठने का कष्ट नहीं किया। तभी मिथिला जी बोली, तुम तो जानती हो लीला, हमारा रिश्ता सगी बहनों से भी ज्यादा अटूट है, इसीलिए मैं तुम्हारे लिए भेंट स्वरूप कुछ लेकर आई हूँ। मिथिला जी ने अपना संदूक लीला जी की ओर बढ़ाया। एक दिन पहले जो दोनों सहेलियों के बीच तय हुआ था, उसके अनुसार लीला जी बोली, मिथिला, तुम तो मुझसे मिलने के लिए आई थी और मुझे बहुत अच्छा भी लग रहा है, लेकिन तुम मुझे देने के लिए भेंट लेकर आई हो, ये बात गलत है। मैं मानती हूँ कि बचपन से ही हम दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत लगाव था, लेकिन हम दोनों का रिश्ता लेने देने पर कब से आधारित हो गया? हाँ? मिथिला जी रुआसी आवाज निकालते हुए बोली, अरे लीला, तुम्हारी हालत मुझसे छिपी नहीं है। मेरा मतलब है कि मुझे पता है कि तुमने और जीजा जी ने तुम्हारा सारा पैसा अपने दोनों बेटों की पढ़ाई में, शादी में और उनके लिए घर खड़ा करने के लिए खर्च कर डाला और अपने लिए कुछ भी नहीं रखा। देखा जाए तो ये सब ठीक ही है, क्योंकि तुम्हारे बेटे और बहुएं बहुत अच्छे हैं, कितने प्यार से बर्ताव करते हैं तुम्हारे साथ, बहुत अच्छे से संभाल रखा है उन्होंने तुम्हारे घर को। पर मुझे आज भी वो दिन याद है जब हमारा कारोबार पूरी तरह से ठप हो गया था और हमारे सिर पर केवल कर्जा ही बचा था। कर्जा इतना बढ़ गया था कि मुझे अपने गहने तक गिरवी रखने पड़े थे। गुजर बसर के लिए जरूरी चीजें खरीदने के लिए भी पैसे नहीं थे हमारे पास, और मुसीबत आने पर सारे रिश्तेदारों ने हम लोगों से मुंह मोड़ लिया था। और लीला, ऐसे मुश्किल समय में तुमने और जीजाजी ने ही तो हमारी इतनी मदद की थी। तुम्हारे उस एहसान को मैं कैसे भूल सकती हूँ? उस समय तुम लोगों ने न केवल हमें पैसे से मदद की थी, बल्कि हमारा हौसला भी बढ़ाया था। सच कहूँ लीला, आज के समय में यदि मैं सिर उठाकर जी रही हूँ तो केवल तुम लोगों की वजह से। तुम्हारे आशीर्वाद से विदेश में मेरे बेटे का कारोबार भी इतना अच्छा चल रहा है कि उसने तो धन दौलत का अंबार लगा दिया है, हर महीने लाखों रुपए भेजता है। लीला, तुम्हारा एहसान तो मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगी,
लेकिन मेरी ये भेंट स्वीकार कर लो बहन। पता नहीं अब मेरी कितनी जिंदगी बची है। मैं चाहती हूँ कि अपने मरने से पहले ये काम करके जाऊं। तभी लीला जी हैरान होती हुए बोली, लेकिन मिथिला, इस संदूक में है क्या? तभी मिथिला देवी ने कहा, इस संदूक में मेरे पुश्तैनी गहने हैं। मैं समझती हूँ कि मेरे इन गहनों पर यदि किसी का हक बनता है तो वो है तुम्हारा। अब तुम इन्हें लेने से मना मत करना। अपनी बड़ी बहन का प्यार समझकर ये संदूक रख लो और इसकी चाबी ले लो, मुझे अच्छा लगेगा। अभी तक लीला जी की दोनों बहुएं, जिन्होंने अपनी सास के कहने के बावजूद भी घर आए मेहमान को पानी तक नहीं पूछा था, उनका संदूक देखते ही अपनी अपनी रसोई की तरफ दौड़ी। मृदुला ने जल्दी से गैस पर चाय चढ़ा दी और रितु फटाफट डिब्बों में ड्राई फ्रूट भरकर मौसी के सामने हाजिर हो गई। अब तो दोनों बहुओं में मौसी की सेवा करने के लिए जैसे होड़ सी लग गई। एक चाय के साथ पापड़ तल कर ले आई और दूसरी पकौड़ी बनाकर ले आई। मिथिला जी अपनी सहेली लीला की ओर दबी मुस्कान के साथ तिरछी नजर से देख रही थीं। कुछ देर बाद मिथिला जी ने कहा, अच्छा लीला, अब मैं चलती हूँ। लेकिन दोनों बहुओं ने मिथिला जी के मुंह से ये बात सुनी कि उनके घर में नोटों का अंबार लगा है और वो इतनी अमीर औरत है कि भेंट में भी पैसा और गहने लेकर आई है। ये सब सोच विचार कर मृदुला और ऋतु दोनों ही उनसे प्यार का नाटक करने लगी। मधु बोली, अरे मौसी जी, आप अभी तो आई हैं, कुछ दिन हमारे साथ भी रहो, हमारी भी इच्छा है आपकी सेवा करने की। तभी ऋतु ने लीला जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप रहेंगी तो हमारी प्यारी सासू माँ का भी दिल बहल जाएगा, वरना जब से ससुर जी गए हैं सासू माँ तो बेचारी गुमसुम सी हो गई हैं। फिर लीला जी बोली, हाँ मिथिला, बहुएं सही कह रही हैं, इतने दिनों बाद आई हो, कुछ दिन यहीं रुक जाओ। दोनों बहुओं और लीला जी के द्वारा रुकने की गुजारिश की जाने पर मिथिला जी एक रात के लिए उनके पास ही रुक गईं। मधु और ऋतु ने मिथिला जी की सेवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज रात का खाना दोनों बहुओं की रसोई में से बनकर आ रहा था। लजीज खाना खाने के बाद आज लीला जी को भी सूजी का हलवा नसीब हुआ। हलवा खाते खाते उनकी आंखें आंसुओं से भर आईं, क्योंकि ये वही सूजी का हलवा था जिसके कारण लीला जी को बहुओं की जिल्लत भरी बातों का सामना करना पड़ा था। रात को जब लीला जी अपनी सहेली मिथिला के साथ बिस्तर पर सोने के लिए आई तो लीला जी ने महसूस किया कि आज वो पहले वाली डरी सहमी हुई लीला नहीं थी। अपनी सहेली के साथ कुछ घंटे बिताकर आज वो नए उत्साह की अनुभूति कर रही थीं। दोनों सहेलियां आज अपनी बहुओं द्वारा किए गए नाटक पर अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थीं। कहीं बहुएं सुन न लें, ये सोचते हुए दोनों दबी आवाज में हंसते हुए आपस में काफी देर तक बातें करती रहीं। अगले दिन सुबह जब मिथिला जी नाश्ता करके अपने घर वापस जाने लगी तो लीला जी के साथ दोनों बहुएं उन्हें घर के मुख्य द्वार तक छोड़ने आईं। लीला जी ने उन्हें कहा, अरे मिथिला, तुम मुझे अपने गहने देकर तो जा रही हो, लेकिन मैं इस उम्र में इन गहनों का करूंगी क्या? तब मिथिला जी दोनों बहुओं की ओर देखते हुए अपनी सहेली से बोली, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? वैसे तो तेरी दोनों बहुएं बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो ज्यादा सेवा करे उसी को दे देना। ऐसा कहकर मिथिला जी तो चली गईं, लेकिन जो काम वो करके गई थी उसका असर उसी दिन से दिखना शुरू हो गया। मधु और ऋतु दोनों बहुओं ने लीला जी का सामान स्टोर रूम में से निकालकर वापस उनके पुराने कमरे में शिफ्ट कर दिया। कमरे को अच्छे से सजा दिया और लीला जी को दोबारा से 3 वक्त का खाना नसीब होने लगा था। मिथिला जी द्वारा दिए गए संदूक पर पहले से एक ताला जड़ा हुआ था। उसकी चाबी लीला जी ने संभाल कर रखी थी। लीला जी ने उस संदूक को अपनी पेटी में रखकर उस पर भी एक बड़ा सा ताला जड़ दिया, जिसकी चाबी हमेशा उनके पास रहती थी। अब दोनों बहुएं समझ चुकी थीं कि उनकी सासू माँ इतनी आसानी से तो गहने नहीं निकालेंगी, लेकिन दोनों ने ठान लिया था कि वे अपनी सासू माँ का दिल जीत कर ही रहेंगी।
उस दिन के बाद से तो बहुएं मांझी मांझी करते नहीं थकती थीं। दोनों बहुओं में अपनी सास की सेवा करने की होड़ सी लग गई थी। जहां पहले पूरे घर की सफाई और बर्तन और कपड़ों का काम लीला जी के सर मढ़ दिया गया था, वहीं अब सारे काम वापस दोनों बहुओं ने संभाल लिए थे। वे दोनों उनके खाने पीने का इतना ख्याल रखने लगी कि लीला जी की सेहत पहले से बहुत अच्छी हो गई थी। अब लीला जी हर रोज शाम को मंदिर जाती और वहीं मंदिर के आंगन में बैठकर कुछ समय अपनी सहेली मिथिला के साथ हालचाल बांटती। दोनों सहेलियां अपने बचपन को याद करके हंसती और बतियाती। अब तो लीला जी, जो पति की मृत्यु के बाद अपना जीवन व्यर्थ समझने लगी थी, उनके दिल में जीने की चाह वापस आ गई थी। आज अपने कमरे में आराम फरमाते हुए लीला जी अपनी सहेली को दिल से दुआएं दे रही थी और सोच रही थी कि अगर मिथिला मेरी जिंदगी में वापस नहीं आती तो मैं आज भी वही हिकारत भरी जिंदगी जीने पर मजबूर होती। इतनी इज्जत और सुकून कभी नहीं मिल पाता। दोनों बहुएं समझती हैं कि इस संदूक में लाखों के गहने हैं, लेकिन या तो मिथिला जानती है या फिर मैं कि उस संदूक में अखबार में लिपटे हुए पत्थरों के अलावा और कुछ नहीं है। लेकिन कुछ ना देकर भी मिथिला ने मुझे बहुत कुछ दे दिया है। अभी वो ये सब सोच ही रही थी कि उनके कानों में छोटी बहू की आवाज आई, माँ जी ये लीजिए, आपके लिए बादाम वाला दूध बनाकर लाई हूं। तो दोस्तों, मिथिला जी का सुझाव आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं एक और कहानी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।